नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज की इस खास चर्चा में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही शानदार केक ऑर्डर किया है। हाँ, और सोचिए बेकरी वाला अचानक कहे कि वो केक तभी मिलेगा जब साथ में एक नई डाइनिंग टेबल भी खरीदी जाए। बिल्कुल सही। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। हमारी आज की चर्चा का विषय बिल्कुल ऐसा ही है। हम उस महिला आरक्षण बिल का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका लगभग हर कोई समर्थन करता है। हाँ, फिर भी वो पास नहीं हो सका। सही कहा। तो आज हम इसी केक और टेबल की कहानी को डिकोड करेंगे। और देखिए, इस पूरी स्थिति में हम सरकार और विपक्ष दोनों के राजनीतिक तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। हाँ, हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बस उस गणित और तंत्र को समझना चाहते हैं जिसने एक सर्वसम्मत मुद्दे को इतना उलझा दिया है। तो एक ऐसा बिल जिसे हर कोई पास करना चाहता था, वो फेल कैसे हो गया? मतलब लोकसभा में 131वें संवैधानिक संशोधन बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। हाँ, करीब 528 सदस्यों में से 352 वोटों की जरूरत थे। एकदम सही, लेकिन पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े। और विपक्ष में 230 वोट। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो 230 वोट थे ना, वो महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। अच्छा, तो वो किस चीज के खिलाफ थे? वो उस डाइनिंग टेबल के खिलाफ थे जिसे सरकार ने शर्त के रूप में रखा था। मतलब 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 33% आरक्षण देता है, उसे नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, है ना? हाँ, बिल्कुल। सरकार का प्लान है कि परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। लेकिन चीजों को उतना जटिल क्यों बनाना है? मतलब केक खाने के लिए नई टेबल क्यों खरीदनी है? वही तो पेंच है। मौजूदा 543 सीटों में से ही 33% आरक्षण तुरंत क्यों नहीं लागू किया जा सकता? देखिए, सरकार का तर्क है कि अगर अभी 543 सीटों पर ही आरक्षण लागू हुआ तो कई मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें रातों रात महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ओह, मतलब उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी? हाँ, और इसमें वाराणसी जैसी वीआईपी सीटें भी प्रभावित हो सकती हैं, जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जाएं, तो लगभग 250 से 250 नई सीटें सीधे महिलाओं को मिल जाएंगी। अच्छा, और कोई भी मौजूदा पुरुष सांसद प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि 1971 के बाद से आबादी 1.5 अरब हो चुकी है, इसलिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत के तहत संसद का विस्तार जरूरी है। एक मिनट, क्या ये सिर्फ राजनेताओं का खुद को बचाने का तरीका नहीं है? मतलब मौजूदा पुरुष सांसदों के करियर को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व जैसी जरूरी चीज को रोक देना कहाँ तक सही है? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन विपक्ष का विरोध इससे भी थोड़ा अलग है। उनकी मुख्य चिंता भौगोलिक और जनसंख्यिकीय असंतुलन है। वो कैसे? देखिए, दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने पिछले दशकों में अपनी आबादी पर बहुत अच्छे से नियंत्रण किया है। वहाँ आज लगभग 15 लाख की आबादी पर एक सांसद है। और उत्तर भारत में? वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। वहाँ 25 से 30 लाख लोगों पर एक सांसद है। समझ गया। तो चूंकि परिसीमन का सीधा मतलब आबादी के हिसाब से नई सीटें तय करना है, तो विपक्ष को ये डर है कि नई सीटें उत्तर भारत में कहीं ज्यादा बढ़ेंगी। एकदम सही पकड़े हैं आप। इससे संसद में दक्षिण भारत का राष्ट्रीय प्रभाव एकदम से कम हो जाएगा। हाँ, यही वजह है कि विपक्ष इसे हिस्सा चोरी का नाम दे रहा है। उन्हें लगता है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत का दबदबा अनुचित रूप से बढ़ जाएगा और दक्षिणी राज्यों की अहमियत घट जाएगी। बिल्कुल। तो इसे अगर हम वापस उसी बेकरी वाले उदाहरण पे लाएं, बेकरी वाला जबरदस्ती नई डाइनिंग टेबल खरीदने को कह रहा है। हाँ, लेकिन उस टेबल पर मिलने वाली कुर्सियों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उस परिवार में कितने बच्चे हैं। ये तो उन परिवारों के लिए सीधे तौर पर सजा हो गई जिन्होंने जिम्मेदारी से परिवार नियोजन किया है। सही कहा आपने। यही वो पेचीदा स्थिति है जिसने पूरे बिल की राह रोकती है। और इसी उत्तर दक्षिण की राजनीतिक खींचतान के कारण अब ये बिल 2029 या 2034 तक के लिए टल गया है। जो कि बहुत निराशाजनक है। हाँ, ये देरी बहुत भारी है, खासकर तब जब हम आज की जमीनी हकीकत देखते हैं। पहली लोकसभा में सिर्फ 5% महिलाएं थी और आज इतने सालों बाद भी हम केवल 13 से 14% तक ही पहुंच पाए हैं। बिल्कुल। अगर हम दुनिया से तुलना करें तो रवांडा जैसे देश में 63% महिलाएं संसद में हैं। हाँ, हालांकि ये सच है कि पार्टी स्तर पर टीएमसी में लगभग 40% महिला सांसद हैं
और राज्यों में देखें तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 20% से अधिक महिलाएं हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये ठहराव चिंताजनक है। बिल्कुल। आरक्षण को एक दशक आगे धकेलना महिलाओं के राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ा झटका है। तो सुनने वालों के लिए ये सिर्फ एक बिल के फेल होने की बात नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि वो समान प्रतिनिधित्व और बढ़ती जनसंख्या के बीच कैसे संतुलन बनाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण करने वाले प्रगतिशील राज्यों को कम सीटें देते हैं तो ये उनके अच्छे काम की सजा लगती है। सही बात है। लेकिन अगर हम सबको बराबर सीटें दें तो क्या हम ज्यादा आबादी वाले राज्यों के करोड़ों मतदाताओं की आवाज को दबाने ही रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। तो क्या कोई ऐसा तकनीकी समाधान हो सकता है जहां वोट की कीमत और सीटों की संख्या को अलग-अलग आंका जाए ताकि उस केक को बिना नई डाइनिंग टेबल खरीदे सबको बराबर बांटा जा सके? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।